हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार सीरीज। बिहार के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने एंशिएंट बिहार कर लिया है, अब मेडिवल बिहार कर रहे हैं, मध्यकालीन बिहार। 67 बीपीएससी के एग्जाम का सीरीज चल रहा है, जिसमें घटनाचक्र दृष्टि जो चित्रात्मक प्रस्तुति है उसको हम करवा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी किताब है। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है नहीं छूटेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आ जाएंगे और ये इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि रिजल्ट होना ही है। इसलिए इसे मन से देखिए और शुरू करते हैं हम मध्यकालीन बिहार से। पहला है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। बिहार पर जो बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बख्तियार खिलजी का आक्रमण 12वीं सदी के अंत में आक्रमण हुआ था। बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में उसके अंत में आक्रमण किया था बिहार पर। 12वीं सदी के अंत में आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने बिहार पर। नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है विश्वविद्यालयों को नष्ट करना, लेकिन बख्तियार खिलजी ने 3 विश्वविद्यालय बिहार के, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने। और यह आक्रमण 12वीं सदी के अंत में हुआ था। बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो है तबकात ए नासिरी, रियाज उस सलातीन। दो ग्रंथ है, दो स्रोत है। तबकात ए नासिरी जिसमें बख्तियार खिलजी के आक्रमण का जानकारी मिलता है। दूसरा है रियाज उस सलातीन जिसमें बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन सी है स्रोत? रियाज उस सलातीन और तबकात ए नासिरी। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बारे में जानते हैं। अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा हत्या कर दिया गया था। इतना आप अत्याचार कीजिएगा तो कोई ना कोई तो आपका कर ही देगा कल्याण। तो बख्तियार खिलजी का जो कल्याण किया, मतलब जिनकी हत्या कर दी, अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी। ये सैनिक अधिकारी थे, सोचिए, अली मर्दान, ये सैनिक अधिकारी थे अली मर्दान, और इन्होंने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। समकालीन बिहारी शासक। बख्तियार खिलजी के जो समकालीन बिहार में शासक थे वो कौन कौन थे? तो बख्तियार, ये क्वेश्चन पूछता है बख्तियार खिलजी के समकालीन बिहार में शासकों का नाम। समकालीन शासक थे गोविंद पाल, जो मगध के शासक थे उस समय। गोविंद पाल मगध के शासक थे। इंद्रदुम्न मुंगेर के शासक थे। ये भी बख्तियार खिलजी के समकालीन थे। इंद्रदुम्न मुंगेर के शासक। उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव। ये उत्तर बिहार है ना, कर्नाट वंश था मिथिला के क्षेत्र में, दरभंगा वगैरह जो एरिया है इस क्षेत्र में था। मिथिला क्षेत्र का वंश था कर्नाट वंश, और वहां का जो राजा थे नरसिंह देव, ये भी बख्तियार खिलजी के समकालीन थे। और नरसिंह देव ने नजराना देना प्रारंभ किया था बख्तियार खिलजी को, नजराना पेश किया था। बात करते हैं चेरो वंश की। चेरो वंश, चेरो वंश का उदय जो हुआ था पाल वंश के पतन के बाद। पाल वंश के पतन के बाद चेरो वंश का उदय हुआ था। ये पतन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि बिहार में गुप्तकालीन जो वंश है उसके पतन के बाद, गुप्तकालीन वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया? तो वो आया था मौखरी वंश। और इसके पतन के बाद जो आया था वो था पाल वंश। पाल वंश के पतन के बाद जो आया वो था चेरो वंश। ऐसे याद रखना है। तो पाल वंश के पतन के बाद कौन सा आया था? चेरो वंश। चेरो राज्य के 4 भाग थे। कितने भाग थे? 4 पार्ट में बटा था चेरो राज्य। एक था बिहिया तिरावन। बिहिया भोजपुर में है, इसका नाम है बिहिया तिरावन भोजपुर। ठीक है। चैनपुर, चैनपुर भी लगभग उधर ही है, बक्सर या भोजपुर का एरिया है। चैनपुर बक्सर का एरिया है। देव और मारकंडे, क्लियर है। बिहिया तिरावन जो भोजपुर में है, चैनपुर, देव, मारकंडे। ठीक, ये 4 भाग आपको याद रखना। बिहिया तिरावन भोजपुर, चैनपुर, देव, मारकंडे।
चेरो वंश का जो क्षेत्र था वो था शाहाबाद, ये शाहाबाद होता है, पलामू, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर तक ये फैला हुआ था। मुजफ्फरपुर में भी था चेरो वंश का क्षेत्र, सारण भी था, चंपारण भी था। पहले पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण नहीं था, चंपारण में ही दोनों था, बाद में यह डिवाइड हुआ है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 जिला बना। पहले एक ही था चंपारण, फिर बना पलामू, ये जो क्षेत्र था पलामू है, फिर शाहाबाद। चेरो वंश का देख लिए हम लोग, शाहाबाद, पलामू, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, ये एरिया था। चेरो वंश के जो महानतम शासक हुए वे हुए मेदिनी राय। चेरो वंश के महानतम शासक हुए मेदिनी राय, ये पलामू क्षेत्र से संबंध रखते थे। मेदिनी राय पलामू क्षेत्र से संबंध रखते थे। महानतम शासक थे चेरो वंश के मेदिनी राय, याद रहेगा, मेदिनी राय महानतम शासक थे चेरो वंश के, वो पलामू से थे। बात करते हैं नुहानी वंश की। नुहानी वंश, इसके संस्थापक थे दरिया खां नुहानी। कौन थे? दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी राजवंश जो है, नुहानी राजवंश, उसके संस्थापक थे दरिया खां नुहानी। और यह सिकंदर लोदी का प्रशासक था। सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा होगा आपने, इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी। तो नुहानी वंश के संस्थापक दरिया खां नुहानी, सिकंदर लोदी के प्रशासक थे। ये प्रथम स्वतंत्र शासक जो थे नुहानी राजवंश के, वो थे बहार खां नुहानी। ये प्रथम स्वतंत्र शासक थे नुहानी राजवंश के, जो किसी के अधीन नहीं थे। दरिया खां नुहानी तो थे, अधीन थे, सिकंदर लोदी के प्रशासक थे, उनके अधीन कार्य कर रहे थे। लेकिन बहार खां नुहानी नुहानी वंश का, राजवंश का ऐसा शासक था जो स्वतंत्र शासक था, किसी के अंदर काम नहीं कर रहा था, कोई इसके ऊपर नहीं था, कोई प्रशासक नहीं था इसके ऊपर। तो बहार खां नुहानी नुहानी राजवंश का प्रथम शासक था जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता था, यह स्वतंत्र शासक था। अब शेरशाह सूरी द्वारा अंत इसका किया गया, ये भी जान लीजिए। नुहानी राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एक एक करके। हम लोगों ने कुमारगुप्त वंश से शुरू किया, मौखरी वंश को खत्म किया, पाल वंश आया, पाल वंश भी खत्म हुआ, फिर चेरो वंश आया, चेरो वंश भी खत्म हुआ, फिर नुहानी वंश आया। नुहानी वंश खत्म होने के बाद शेरशाह सूरी का वंश आएगा। सल्तनत काल के एक शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1225 ईस्वी में। बिहार का एग्जाम है 67 यूपीएससी, तो हमें बिहार के हिस्ट्री पे कंट्रोल रखना है, बिहार के हिस्ट्री को अच्छे से करके जाना। बिहार पर आक्रमण किया गया इल्तुतमिश के द्वारा 1225 ईस्वी में, याद रहेगा। 1225 ईस्वी में किसका आक्रमण हुआ था बिहार पर? इल्तुतमिश का। और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण करके बिहार शरीफ, बाढ़ का क्षेत्र एवं लखनऊती पर अधिकार कर लिया। देख रहे हैं ना, 1225 ईस्वी में जब आक्रमण किया इन्होंने, तो बिहार का कौन कौन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? बिहार शरीफ नालंदा में है, बाढ़ पटना में है, और लखनऊती पर अधिकार कर लिया। 3 जगहों पर बिहार शरीफ, पटना एवं लखनऊती पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश का जो प्रथम सूबेदार हुए वह हुए मलिक अलाउद्दीन जानी। मलिक अलाउद्दीन जानी इल्तुतमिश के प्रथम सूबेदार हुए जो बिहार में नियुक्त हुए। बिहार में नियुक्त प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश के द्वारा मलिक अलाउद्दीन जानी। ऐसे भी पूछ सकता है, सल्तनत काल के शासक जिन्होंने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया, इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में नियुक्त प्रथम सूबेदार का क्या नाम था? मलिक अलाउद्दीन जानी। जानी है, जानी, तिरंगा फिल्म देखे ना, राजकुमार बोलते हैं, नाना पाटेकर, जानी, ये जानी है। इल्तुतमिश का जान था, ये जानी। मलिक अलाउद्दीन जानी प्रथम सूबेदार था जो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार में नियुक्त प्रथम सूबेदार था। बात करते हैं इल्तुतमिश के पुत्र की। तो इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद द्वारा लखनऊती के हिमसुद्दीन पर विजय प्राप्त किया गया। कितना डेप्थ में चलेगा? इल्तुतमिश के पुत्र का क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था और इसने लखनऊती पर आक्रमण किया
और लखनौती के हिस्मुद्दीन पर विजय प्राप्त किया। लखनौती पर जब विजय प्राप्त करेगा तो लखनौती में एक हिस्मुद्दीन है, हिस्मुद्दीन, उस पर विजय प्राप्त किया। इल्तुतमिश के बाद जो शासक आए वो आए बलबन। बलबन तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आए थे। देखिए बलबन के शासनकाल में बिहार में तुगरिल खां ने विद्रोह कर दिया था। किसने विद्रोह कर दिया था? तुगरिल खां ने। और तुगरिल खां को सबक सिखाने के लिए, उनके विद्रोह को दबाने के लिए बलबन स्वयं बिहार आए थे। बलबन बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण भी कर दिया था, अलग अलग कर दिया था इन्होंने। बंगाल और बिहार का पृथक्करण कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। इनके दो कार्य थे बिहार में। वैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में बलबन के कई कार्य हैं। लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने अपनाया था, लौह एवं रक्त की नीति। बिहार में जो बलबन ने कार्य किया था वो तुगरिल खां का जो विद्रोह था बिहार में, उसको दबाने के लिए आए और बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किया। ये दो याद रखना है, दो मेन पॉइंट। उसके बाद खिलजी वंश प्रारंभ हुआ। बलबन के बाद खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो रोल रहा है वो क्या क्या रहा है वो यहाँ पे दो पार्ट में बताया गया है। खिलजी वंश बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था। बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था। दूसरा था दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त किया। तो खिलजी वंश के काल में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। वो था पहला, बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य हो गया बिहार पर। खिलजी वंश के शासनकाल में रुकनुद्दीन कैकाउस, ये बंगाल के शासक थे, इनका आधिपत्य हो गया, रुकनुद्दीन कैकाउस का। दूसरा था दरभंगा के राजा थे शक्र सिंह। कौन थे? शक्र सिंह, याद रखिएगा, शक्र सिंह। दरभंगा के राजा शक्र सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो है उसका नाम था शेख मोहम्मद इस्माइल, इस पर विजय प्राप्त कर लिया। तो शेख मोहम्मद इस्माइल पर दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अपना विजय अधिकार कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। शेख मोहम्मद इस्माइल अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? सेनापति था। बिहार में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था शेख मोहम्मद इस्माइल। शेख मोहम्मद इस्माइल अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था खिलजी वंश में। आप जानते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इन्होंने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। बाजार नियंत्रण को बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था बाजार। फिर बात आती है तुगलक वंश की। तुगलक वंश, और याद रखिए बिहार पर सर्वाधिक प्रभाव जो था बिहार पर वो तुगलक वंश का ही था। बिहार पर सर्वाधिक प्रभाव, सबसे अधिक तुगलक वंश ने अपना प्रभाव छोड़ा था बिहार पर। और तुगलक वंश के थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने तिरहुत में टकसाल की स्थापना की। टकसाल समझते हैं ना, जहां पे सिक्का बनता है। टकसाल की स्थापना तिरहुत में किया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तिरहुत में है टकसाल, वहां पर किया गया था। अभी तिरहुत प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल है, मुजफ्फरपुर का एरिया है ये। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में टकसाल की स्थापना की। दूसरा था फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का ही था। इसने जामा मस्जिद दरभंगा का निर्माण कराया। दरभंगा में भी जामा मस्जिद है, ये नहीं कि दिल्ली और आगरा में ही है। जामा मस्जिद दरभंगा में भी है, बिहार के दरभंगा में जामा मस्जिद है, और जिसका निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना की थी। तो पूछेगा वैरनार वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? तिरहुत में। वैरनार वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, है ना। जामा मस्जिद, बिहार में जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ पर हुआ है? दरभंगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक और काम किया गया था। राजगीर में जो जैन मंदिर है उसमें दान भी दिया था फिरोज शाह तुगलक। जैन मंदिरों को दान भी दिया था फिरोज शाह तुगलक। तो हम लोगों ने
यहाँ पर मध्यकालीन बिहार का जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। अब क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज करते हैं। बख्तियार खिलजी का आक्रमण हमने पढ़ा, 12वीं सदी के अंत में इन्होंने बिहार पर आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसका स्रोत है तबकात ए नासिरी, रियाज उस सलातीन। बख्तियार खिलजी की मृत्यु अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी के द्वारा कर दी गई थी। अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे करेक्ट करिए, बख्तियार खिलजी के बारे में हमें जानकारी तबकात ए नासिरी, रियाज उस सलातीन से मिलती है। बख्तियार खिलजी के जो समकालीन बिहारी शासक थे वो थे गोविंदपाल मगध से, इंद्रधुम्न मुंगेर से, उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंहदेव, और ये जो थे नरसिंहदेव बख्तियार खिलजी को नजराना भी पेश किया था। हम लोग चेरो वंश की बात किए थे, इसका उदय पाल वंश के पतन के बाद हुआ था। चेरो राज्य को 4 भागों में बांटा गया, बिहिया, तिरावन, भोजपुर, चैनपुर, देव, मार्कंडे। क्षेत्र जो था चेरो वंश का वो था शाहबाद, पलामू, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर। और चेरो वंश के महानतम शासक हुए थे मेदिनी राय पलामू। वही बात की हम लोग नुहानी वंश की, इसके संस्थापक थे दरिया खान नुहानी, सिकंदर लोदी का प्रशासक था दरिया खान नुहानी। और नुहानी वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे बहार खान नुहानी। और नुहानी वंश का अंत कर दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा अंत कर दिया गया नुहानी राजवंश का। फिर हम लोगों ने पढ़ा सल्तनत कालीन बिहार, उसमें हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनौती पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिस्मुद्दीन पर विजय प्राप्त किया गया। और इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार जो था मलिक अलाउद्दीन जानी था। इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी था। इल्तुतमिश के बाद हम लोगों ने पढ़ा बलबन के बारे में। बलबन तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने बिहार आए थे। बलबन बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किए थे, अलग अलग कर दिए थे। फिर हमने पढ़ा खिलजी वंश। खिलजी वंश में बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था बिहार पर, रुकनुद्दीन कैकाउस। दूसरा था दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त किया गया। फिर हमने पढ़ा तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक तिरहुत में टकसाल की स्थापना किए। फिरोज शाह तुगलक जामा मस्जिद दरभंगा का निर्माण कराए और तिरहुत में वैरनार वंश की स्थापना की। वैरनार वंश की स्थापना भी की फिरोज शाह। हम लोग मुगल कालीन बिहार के बारे में जानते हैं कि मुगल काल में बिहार की स्थिति कैसी थी, हमारा बिहार कैसा था। प्रथम मुगल सूबेदार, मुगल कालीन प्रथम मुगल सूबेदार जो था वह था खान ए खानम मुनीम। खान ए खानम मुनीम, और ये अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था खान ए खानम मुनीम, प्रथम मुगल सूबेदार। अकबर हाजीपुर दुर्ग पर विजय प्राप्त किए थे 1574 ईस्वी। हाजीपुर में एक दुर्ग है जिस पर विजय प्राप्त किया था कब? 1574 ईस्वी में। किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने बिहार में किस दुर्ग पर विजय प्राप्त किया? हाजीपुर। कब किया? 1574 ईस्वी में। और ठीक एक साल बाद मिथिला पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया अकबर ने 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में अकबर ने मिथिला पर विजय प्राप्त किया और 1580 आते आते 5 साल के बाद पूरे बिहार को मुगल सूबा घोषित कर दिया। तो बिहार को मुगल सूबा घोषित किया था अकबर ने 1580 ईस्वी में। देखिए 1574 में जो एक कार्य हुआ अकबर के द्वारा किया गया वो था हाजीपुर दुर्ग पर विजय। ठीक एक साल बाद 1575 ईस्वी में मिथिला पर विजय प्राप्त किया अकबर ने। फिर 5 साल के बाद 1580 ईस्वी में बिहार को, पूरे बिहार को मुगल सूबा घोषित कर दिया अकबर ने। बोल दिया कि अब ये पूरा मुगल का क्षेत्र हो गया है, पूरा बिहार मुगल के अधीन है। तो हमने पढ़ लिया है अकबर के बारे में। जब भी बात होगी अकबर के बिहार के बारे में जब चर्चा होगी तो 1574 ईस्वी से याद रखें। 1574, 1575, 1580। 1574 में हाजीपुर दुर्ग पर विजय, 1575 में मिथिला पर विजय और 1580 में बिहार को मुगल सूबा घोषित कर दिया। और प्रथम मुगल सूबेदार जो था वो कौन था? खान ए खानम मुनीम, जिसको कहते थे। मुनीम जी फिल्मों में भी देखने को मिलता है। जहांगीर
जहांगीर के समय में, मुगलकालीन शासक थे ये जहांगीर, शाहजादा खुर्रम का विद्रोह हुआ और ये बिहार से ही कर दिए थे। शाहजादा खुर्रम ने बिहार से ही जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। शाहजादा खुर्रम याद रहेगा। फर्रुख सियर जो थे ये मुगलकालीन शासक थे, उनका पटना में, अजीमाबाद उस समय नाम था, राज्याभिषेक किया गया। फर्रुख सियर ये 1717 में अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है वो अधिकार दिया था, जिसमें अंग्रेजों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी, यहाँ तक कि कर वसूलने, सिक्का ढालने इत्यादि का भी अधिकार दे दिया था। इसलिए कहा गया 1717 का एक्ट जो है फर्रुख सियर के द्वारा जो अधिकार पत्र था उसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया था, अंग्रेजों के लिए 1717 के अधिकार को। और फर्रुख सियर मुगलकालीन शासक थे और इनका राज्याभिषेक अजीमाबाद पटना में हुआ था। अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक हुआ था। और ये कब हुआ था? 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में हुआ था, वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में। देख रहे हैं ना, अंग्रेजों ने इनका राज्याभिषेक कराया और बहुत सपोर्ट भी किया, क्योंकि अंग्रेजों को बाद में खुश होकर फर्रुख सियर 1717 का एक्ट देने वाले थे, है ना। तो 1717 से पहले की घटना है ये। 1713 में फर्रुख सियर का राज्याभिषेक हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार के बारे में। कौन कौन सूबेदार थे बिहार के, एकदम प्रमुख, जो एग्जाम में पूछता है बिहार के एग्जाम में। 4 मुगल शासक थे। अकबर का काल था, जहांगीर का काल, औरंगजेब का काल और शाहजहां का काल। इन 4 मुगल काल में बिहार में जो शासन व्यवस्था थी उसके अंतर्गत प्रत्येक शासकों के द्वारा अपना अपना सूबेदार नियुक्त किया गया बिहार में। उनके नाम है, और ये पूछ लेता है एग्जाम में कि अकबर काल में निम्न में से किस सूबेदार को नियुक्त किया गया, या अकबर के समय में निम्न में से किस सूबेदार को नियुक्त किया गया। तो हमें याद रहेगा तभी तो बता पाएंगे। पहले तो यह याद रखना है कि बिहार में मुगल काल के जो शासक हुए वो अकबर थे, जहांगीर थे, औरंगजेब थे और शाहजहां थे। इन 4 मुगलकालीन शासक थे और इन चारों के द्वारा बिहार पर शासन करने के लिए सूबेदार की नियुक्ति की गई, और सूबेदार के माध्यम से ये बिहार पर अपना नियंत्रण रखते थे, बिहार पर शासन करते थे। अकबर काल में जो सूबेदार था बिहार में वो था सुजात खां था, सूझ गया था ये। मिर्जा अजीब कोका। तो अकबर काल में ये नाम याद रख लेना है, सुजात खां, मिर्जा अजीब कोका, याद रहेगा, मिर्जा अजीब कोका, सुजात खां। जहांगीर काल में जो नियुक्त थे सूबेदार वो थे अफजल खां, शाहजादा परवेज। जहांगीर काल में बिहार में जो नियुक्त सूबेदार थे वो थे अफजल खां और शाहजादा परवेज। और औरंगजेब के काल में शाहजादा अजीम औरंगजेब के काल में बिहार के सूबेदार थे, और शाहजादा अजीम ने ही पटना का जो नाम था वो चेंज किया था, अजीमाबाद नाम रख दिया था, अजीमाबाद। सबसे बड़ी बात है अजीमाबाद नाम रखने के पीछे ये था कि इनको दावी था कि ये औरंगजेब के पौत्र हैं, यानी कि पोता हैं, इसीलिए इनको बहुत दावी था। दूसरा कोई रहता तब ना पूछता। औरंगजेब के काल में शाहजादा अजीम जो थे वह सूबेदार थे बिहार के, और अजीम ने ही अजीमाबाद शहर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पटना है। फिर शाहजहां काल था, उसमें भी सूबेदार नियुक्त किए गए, और वे सूबेदार थे खान ए आलम, शाइस्ता खां। 100 से शाहजहां और 100 से शाइस्ता, ये तो याद रहेगा इजीली। और खान ए आलम बस याद रखना है। शाहजहां के काल में बिहार के सूबेदार थे खान ए आलम और शाइस्ता खां। खान ए आलम और शाइस्ता खां शाहजहां के काल में सूबेदार थे। यहाँ बात करते सुजात खां और मिर्जा अजीब कोका की, तो ये अकबर के काल में बिहार के सूबेदार थे। अफजल खां, शाहजादा परवेज जहांगीर के काल में बिहार के सूबेदार थे। शाहजादा अजीम औरंगजेब के काल में बिहार के सूबेदार थे, और खान ए आलम, शाइस्ता खां शाहजहां के काल में बिहार के सूबेदार थे। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख, मेडावल हिस्ट्री में बिहार के जो अभिलेख हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। बुद्धसेन का बोधगया अभिलेख है।
बिहार का मध्यकालीन अभिलेख। और फिर है बिहार शरीफ अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी बन अभिलेख। याद रहेगा? ये नहीं रहेगा याद, इसको रिपीट करेंगे तो भी याद होगा। कैसे याद करना है? बिहार के मध्यकालीन अभिलेख थे बेनी बन अभिलेख, बेनी बन। और ये किसका अभिलेख था? मोहम्मद बिन तुगलक का। बेनी बन अभिलेख मोहम्मद तुगलक का अभिलेख था। सनोखर अभिलेख बल्लाल सेन का अभिलेख था, बल्लाल सेन का। बाहुबली पर देखे होइएगा में भल्लाल रहता है, भल्लाल देव, भल्लाल से बल्लाल हो गया यहाँ पे। तो बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है। भभुआ अभिलेख, भभुआ अभिलेख शेरशाह का था, शेरशाह सूरी का। तो ये तो रोहतास, सासाराम, कैमूर, भभुआ कनेक्ट कर पाएंगे इसको। भभुआ अभिलेख शेरशाह सूरी का था। राजगीर में जो जैन अभिलेख है, जैन अभिलेख, राजगीर का जैन अभिलेख, वो फिरोज तुगलक का है, फिरोज तुगलक का है राजगीर जैन अभिलेख। और फिरोज तुगलक ने राजगीर में जैन मंदिर में दान भी दिया था, मैं बताया था आपको। पंचोभ ताम्रपत्र, पंचोभ ताम्रपत्र संग्राम गुप्त का अभिलेख है ये, बिहार शरीफ अभिलेख है ये। और बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख। तो बुद्ध और बोधगया ये याद रहेगा, बुद्ध और बोधगया अभिलेख, इसको कनेक्ट कर पाएंगे आप। बुद्ध से बोधगया हो गया, क्योंकि बुद्ध का बोधगया से संबंध है। तो बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, ये करेक्ट याद हो जाएगा। फिर दूसरा हमें करना है याद बिहार शरीफ का, बिहार शरीफ अभिलेख, ये नालंदा में है बिहार शरीफ, बिहार शरीफ अभिलेख। फिर पंचोभ ताम्रपत्र, पंचोभ ताम्रपत्र है संग्राम गुप्त का अभिलेख है, संग्राम गुप्त का अभिलेख पंचोभ ताम्रपत्र। फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है, तो मैं जैन मंदिर में दान दिया था ये, उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। राजगीर में है जैन मंदिर, तो फिरोज तुगलक का जैन अभिलेख। भभुआ अभिलेख शेरशाह का है, शेरशाह का अभिलेख है भभुआ अभिलेख, शेरशाह सूरी। क्योंकि सासाराम, रोहतास, कैमूर, भभुआ एरिया है उधर का, तो इसको कनेक्ट कर पाइएगा। भल्लाल देव से बल्लाल सेन याद रखेंगे। सनोखर अभिलेख है ये, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है, सनोखर अभिलेख। और मोहम्मद बिन तुगलक का है बेनी बन, मोहम्मद तुगलक का है बेनी बन अभिलेख, बेनी बन अभिलेख, बेनी बन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक का है। कहते हैं यूरोपियों का बिहार आगमन, यूरोपियों का बिहार आगमन। सबसे पहले जो यूरोपीय बिहार आए वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली इंडिया में भी सबसे पहले आए थे कालीकट के पास 1498 ईस्वी में। तो चाहे बात करें इंडिया की परिप्रेक्ष्य में या बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो आंसर पुर्तगाली ही होगा। पुर्तगाली ही सबसे पहले इंडिया में आए थे और पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत के बिहार राज्य में आए थे। क्लियर है? तो पुर्तगाली जो थे उनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं। सर्वप्रथम आगमन हुआ था बिहार में, बिहार में सर्वप्रथम आगमन किसका हुआ था? पुर्तगाली का। और व्यापारिक केंद्र जो इन्होंने बनाया था हुगली में बनाया था, जो कि बंगाल में था। और उस समय जब ये आए थे बंगाल और बिहार एक ही था, इसीलिए इसको बिहार में कनेक्ट किया गया। बिहार बंगाल का ही क्षेत्र था। तो व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया इसने? हुगली, बंगाल में। और बिहार से ये सोरा का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? सोरा का व्यापार। तो पुर्तगालियों के 3 तथ्य आपको याद रखने हैं। पुर्तगाली सर्वप्रथम आए थे बिहार में, और पुर्तगालियों का जो व्यापारिक केंद्र था वो हुगली, बंगाल में था, और ये सोरा का व्यापार बिहार से करते थे। फिर हम लोग बात करते हैं डच की। डच जब आए तो इन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापना की पटना में 1632 ईस्वी में। और वर्तमान में जो पटना कॉलेज है वही कहा जाता है कि डच की फैक्ट्री थी, डचों की वो फैक्ट्री थी। और यह प्रथम फैक्ट्री बिहार में स्थापना की पटना में 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की पटना में। डच जो थे बिहार से सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते थे। निर्यात हो गया एक्सपोर्ट, आयात हो गया इंपोर्ट। कोई भी चीज विदेश से जब आएगी, और कोई भी चीज जब इंडिया से बाहर जाएगी, विदेश जाएगी, तो वो एक्सपोर्ट हो जाए। यहाँ निर्यात करते थे ये लोग बिहार से डच,
क्या क्या करते थे? सूती वस्त्र, अफीम, अफीम की भी खेती होती थी बिहार में, नील का निर्यात करते थे, नील की भी खेती होती थी। ये 3 चीज था डचों के द्वारा, सूती वस्त्र, अफीम और नील। डच ने अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित की थी, याद रहेगा। 1632 ईस्वी में किसने पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी? डचों ने। डच बिहार से क्या क्या निर्यात करते थे? सूती वस्त्र, अफीम, सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते थे। अब अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेज बिहार में जब आए तो उन्होंने प्रथम फैक्ट्री कब स्थापना किया? प्रथम फैक्ट्री का तो इन्होंने 1620 ईस्वी में किया। 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी और वह 1620 ईस्वी में किया था। और अंग्रेज यात्री कौन कौन थे जो बिहार का दौरा किए थे, बिहार आए थे? वो थे जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। 2 अंग्रेज यात्रियों का नाम याद रखिएगा, ये दोनों बिहार आए थे। एक थे जॉन मार्शल और दूसरा था पीटर मुंडी। जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। वहीं अंग्रेज जो है पटना में गोलघर का निर्माण करवाए थे 1786 में। 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था और ये अनाज भंडारण के लिए, यहाँ पे गोलघर में अनाज का भंडारण किया जाता था। क्यों? क्योंकि अकाल की स्थितियों से बचने के लिए। एक बार अकाल भी आया था ना, बहुत भयानक, इसीलिए व्यवस्था किया गया कि अगर इस तरह का कोई होता है, अकाल पड़ता है, लोग भूखे मरने लगते हैं, भूखमरी आ जाती है, तो हमारे पास ये स्टॉक होगा, इससे मदद करें। तो 1686 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी आए थे। प्रथम फैक्ट्री पटना में 1620 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थापित किया था। और बिहार में प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे वो थे चार्ल्स फ्रांसिस। और फ्रांसिस से फ्रांस नहीं समझना है, ये अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड नाम था इसका। ये प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। 1865 ईस्वी में कब आए थे? 1865 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड 1865 ईस्वी में आए थे, प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। अब शेरशाह सूरी के बारे में बात करते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद। फरीद नाम था इसका बचपन का। और इनके पिता थे हसन खां। हसन खां जो सासाराम के जागीरदार थे। पिता का नाम हसन खां और ये सासाराम के जागीरदार थे। सासाराम बिहार में है। और हसन खां अफगानी थे, अफगान से संबंध रखते थे, अफगानी मुस्लिम थे। शेरशाह सूरी का नाम फरीद, पिता का नाम था हसन खां, सासाराम के जागीरदार थे। और शेरशाह सूरी ने जो उपाधियां धारण की थी, जो उपाधि मिला था इन्हें, शेर खां का मिला था और हजरत ए आला, ये उपाधियां थी शेरशाह सूरी की। कौन कौन? शेर खां और हजरत ए आला। हजरत ए आला थे ये शेरशाह। शेरशाह सूरी हजरत ए आला की उपाधि से नवाजे गए थे और शेर खां भी कहा गया था। शेर खां कहा जाता है, एक इनका हिस्सा है कि एक शेर को एक ही बार में तलवार से मार दिया था, इसीलिए इनका नाम शेर खां पड़ गया था। शेर खां, हजरत ए आला, शेरशाह सूरी की उपाधियां थी। शेरशाह सूरी ने जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था वो था चौसा का युद्ध। बहुत ही प्रमुख युद्ध था ये। 1539 ईस्वी में इन्होंने लड़ा था हुमायूं से। हुमायूं से इनकी लड़ाई हुई थी। कहाँ हुई थी? चौसा में। चौसा कहाँ है? ये बक्सर के पास है। चौसा में ही कर्मनाशा नदी भी है जो कर्म का नाश कर देती। तो हुमायूं से युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी का। हुमायूं मुगल शासक था और शेरशाह सूरी अफगानी। 1539 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ था चौसा के समीप और शेरशाह सूरी विजय हो गए थे। फिर 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में युद्ध लड़ा जिस युद्ध का नाम था बिलग्राम का युद्ध। और मकबरा है सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, याद रहेगा। इनको दफनाया गया था सासाराम में और वहीं पे मकबरा बनाया गया। तो शेरशाह सूरी के द्वारा 2 युद्ध लड़े गए 1539 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण युद्ध है। इनका बचपन का नाम फरीद था। पिता हसन खां थे, सासाराम के जागीरदार। और उपाधियां इन्होंने धारण की थी शेर खां और हजरत आला की। हमने क्या क्या पढ़ा है? मुगलकालीन बिहार में प्रथम मुगल सूबेदार खान ए खानम थे जो अकबर के शासनकाल में थे। अकबर हाजीपुर दुर्ग पर विजय प्राप्त किया 1574 ईस्वी में और मिथिला पर विजय प्राप्त किया 1575 ईस्वी में।
बिहार को मुगल सूबा घोषित किया 1580 ईस्वी में। जहांगीर शहजादा खुर्रम का विद्रोह हुआ बिहार में। बिहार में फर्रुखसियर ने अजीमाबाद पटना में अपना राज्याभिषेक कराया 1713 ईस्वी में। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार थे अकबर के काल में सुजात खां, मिर्जा अजीर कोका। जहांगीर काल में थे अफजल खां, शहजादा परवेज। औरंगजेब के काल में थे शहजादा अजीम बिहार के सूबेदार, और शाहजहां के काल में थे खान ए आलम और शाइस्ता खां बिहार के सूबेदार। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह ने उपाधि धारण की थी शेर खां, हजरत आला। और शेरशाह के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे चौसा का युद्ध 1539 में, और दूसरा था बिलग्राम का युद्ध 1540 में। 39 और 40 एक साल का अंतर है। और शेरशाह का मकबरा है सासाराम। फिर हमने पढ़ा बिहार के मध्यकालीन अभिलेख। उसमें हमने पढ़ा बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोभ ताम्रपत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेर शाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। फिर यूरोपियों का बिहार में आगमन पढ़ा। पुर्तगाली सर्वप्रथम आए, व्यापारिक केंद्र इन्होंने हुगली को बनाया, बंगाल में है, और सोरा का व्यापार करते थे ये बिहार से। फिर डच प्रथम फैक्ट्री पटना में 1632 में स्थापना किए, और डच सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात करते थे बिहार से। फिर हमने पढ़ा अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेजों का जो बिहार में कार्यकाल रहा उसके बारे में। अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री पटना में 1620 ईस्वी में स्थापित किया। पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी थे जो अंग्रेजों ने बिहार का यात्रा किया था। ये अंग्रेज यात्री थे जॉन मार्शल, पीटर मुंडी। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, 1865 ईस्वी में थे ये। 1865 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट। हम लोग मध्यकालीन बिहार कर चुके हैं। अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आधुनिक बिहार का इतिहास, और इससे क्वेश्चन होते हैं बिहार में, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करना है। और देख रहे हैं कि मैं हर पेज में टाइम ले रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार, और आप जब वीडियो देखते होइएगा, देखने के बाद आपको याद हो जाता होगा। ये टेक्निक है। चलिए शुरू करते हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार का इतिहास। प्रमुख विद्रोह जो हुआ था नूनिया विद्रोह, यह हुआ था 1770 से 1800 ईस्वी में। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में नूनिया विद्रोह हुआ था, और नूनिया समुदाय द्वारा यह विद्रोह किया गया था। नूनिया जाति है बिहार की, नूनिया समुदाय द्वारा नूनिया विद्रोह किया गया था 1770 से 18 ईस्वी में। कारण क्या था? सोरा का व्यापार। सोरा जबरदस्ती इनसे उत्पादन कराया जाता था, नमक का बोलते हैं व्यापार, तो सोरा था। सोरा का व्यापार कराया जाता था, और ये क्षेत्र जो था विद्रोह का वो था तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया। तो नूनिया विद्रोह का प्रमुख कारण था सोरा का व्यापार, नूनिया समुदाय के द्वारा कराया गया था। और नूनिया विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र था वो था तिरहुत का क्षेत्र, और तिरहुत का क्षेत्र हो गया मुजफ्फरपुर का एरिया। उसके बाद हाजीपुर, वैशाली का एरिया, सारण व पूर्णिया। पूर्णिया है बिहार का पूर्वी क्षेत्र है ये, ठीक है। तो ये बहुत फैला हुआ था 4 जिलों में, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया। तिरहुत तो प्रमंडल है, तो इन सब जगहों पर फैला हुआ था नूनिया विद्रोह। और इनका काल था 1770 से 1800, 30 साल तक, 30 वर्ष तक यह विद्रोह हुआ अंग्रेजों के साथ। काफी लंबा विद्रोह रहा, और ये फैला हुआ था तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया में। अब मेन कारण था विद्रोह का सोरा का व्यापार। फिर पढ़ते हैं तमार विद्रोह, ये तामर विद्रोह भी बोलते हैं इसको। तामर विद्रोह हुआ था 1789 से 1832 ईस्वी में। और जिस समय 1770 से 1800 ईस्वी में नूनिया विद्रोह हो रहा था, उसी समय यह विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी में हुआ। क्योंकि 1789 में शुरू हो गया, उस समय नूनिया विद्रोह भी चल रहा था, ये विद्रोह भी शुरू हो गया 1789 में। लेकिन नूनिया विद्रोह 1800 में खत्म हो गया, बट ये 1832 ईस्वी तक चला, और 11 साल इधर और 32 साल इधर, लगभग 43 वर्षों तक, 43 ईयर्स तक, 43 वर्षों तक तामर विद्रोह हुआ था। लंबा विद्रोह था। और नूनिया विद्रोह 30 वर्षों तक हुआ था। तामर विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी तक हुआ था, और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर का एरिया। छोटा नागपुर में तामर विद्रोह हुआ था, और यह विद्रोह उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। कौन जनजाति के द्वारा किया गया था? उरांव जनजाति। और उरांव जनजाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहती है। कारण था जमींदारी प्रथा का विरोध कर रहे थे, ये जमींदारों का विरोध कर रहे थे, जमींदारों के विरुद्ध यह विद्रोह था।
ताम्र विद्रोह। और उरांव जनजाति के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध यह विरोध किया गया था छोटा नागपुर के एरिया में 1789 से 1832 के काल में। और इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो थे विष्णु मुंडा मौजी मुंडा। विष्णु जी मौज में थे, विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा नेतृत्व करता थे ताम्र विद्रोह के। ताम्र विद्रोह के नेतृत्व करता पूछ लेगा, ये पूछता ही है, जैसे मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता पूछ लेता है, उसी तरह से नेतृत्व करता पूछेगा ताम्र विद्रोह का, तो हमारा आंसर होगा विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा। विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा ने ताम्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह विद्रोह था उरांव जनजाति के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध था ये। और यह क्षेत्र था छोटा नागपुर का। 1789 से 1832 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। बिहार में वहाबी आंदोलन हुआ था, इसलिए भी इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो पटना था। वो कौन था? जगह पटना था, मेन केंद्र पटना में था। भारत में जो वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। ये रायबरेली उत्तर प्रदेश से थे। बरेलवी है यहाँ पे, रायबरेली से कनेक्ट कीजिए, रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। तो पूरे भारत में जो संस्थापक थे वहाबी आंदोलन के वो थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा वहाबी आंदोलन का स्थापना किया गया था, वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली उत्तर प्रदेश से थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो थे मोहम्मद अब्दुल वहाब थे, ये अरब के थे। मोहम्मद अब्दुल वहाब अरब के थे। ये वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। वहाबी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे विलायत अली, इनायत अली खान। ये विलायत अली खान और इनायत अली ये प्रमुख नेता थे। शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। ये मौलवी विलायत अली जो है इनको जो है अंग्रेजों ने बाद में फांसी भी दे दिया था। तो वहाबी आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो हैं मौलवी विलायत अली खान, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। ये 4 नेता हैं, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। पटना की बात कर रही है, पटना में ये 4 प्रमुख नेता थे। जब भारत की बात करेंगे तो वो थे सैयद अहमद बरेलवी जो कि रायबरेली से थे। यहाँ पे वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक को अगर पूछा जाएगा तो मोहम्मद अब्दुल वहाब के बारे में बोलेंगे कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे मोहम्मद अब्दुल वहाब, ये अरब के थे। और पटना जो केंद्र था वहाबी आंदोलन का, बिहार में पटना में जो प्रमुख नेता थे वो थे मौलवी विलायत अली खान, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। अब बात करते हैं लोटा विद्रोह की। लोटा विद्रोह हुआ था 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में क्यों हुआ था? जेल में पीतल की जगह जो है ना मिट्टी का लोटा देने लगा था, तो लोगों ने विरोध कर दिया। भैया जब सबको पीतल का लोटा में मिल रहा था पानी और एकाएक आप मिट्टी का लोटा देने लगिएगा तो बुरा लगेगा ही लगेगा। अब किसी को रोज खूब खिलाओ मक्खन, खूब दो उसको पैसा, खूब अच्छे जगह पे बिठाओ, कल होकर के उसको बोरा पे बिठा दो तो उसको बुरा लगेगा ना। वो बिठा रहे थे सोफा पे, अब बिठा दिए बोरा पे, तो कहीं ना कहीं है बुरा लगेगा। पीतल का लोटा में इनको पहले मिलता था और पीतल के लोटा की जगह जेल में मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ कर दिया। तो लोगों ने, जो कैदियों ने है, 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ये लोटा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था और कैदियों के द्वारा जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देने के विरोध में यह विद्रोह कर दिया गया था। जेल में कैदियों के द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था और कारण था जेल में अंग्रेजों के द्वारा जो है पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देने लगे थे। 1856 1857 ईस्वी के विद्रोह से पहले हुआ था ये, 1856 ईस्वी में, है ना। 1856 ईस्वी में लोटा विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह तो आप जान ही रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह बोलते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह, याद रहेगा। अब पढ़ते हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में। पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 1780 में। कुल 8 वर्ष तक यह विद्रोह हुआ था, 8 वर्षों तक पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह हुआ था 1772 से 1780 ईस्वी में। पहाड़िया विद्रोह स्थान था संथाल परगना। संथाल परगना ये स्थान था जहां पर पहाड़िया विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे करिया पुलहर, चिंगरू संवरिया इत्यादि। सवरिया है ये। करिया पुलहर और चिंगरू सवरिया
पहाड़िया विद्रोह के नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे। स्थान था संथाल परगना। ईस्वी था 1772 से 80, 1772 से 1780 ईस्वी। कुल 8 वर्षों तक यह विद्रोह हुआ संथाल परगना में, पहाड़िया विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता थे करिया पुलहर, चिंगरू सवरिया आदि। परिणाम क्या निकला इस विद्रोह का? पहाड़िया सरदार और अंग्रेजों के बीच समझौता हो गया, दोनों आपस में समझौता कर लिए, संधि कर ली, मिल गए। और जब पहाड़िया विद्रोह हो रहे थे 1772 से 1780 के बीच, तो 1772 में जब पहाड़िया विद्रोह प्रारंभ हुआ, उस समय जो अंग्रेज प्रशासक थे वो थे अगस्टक क्लीवलैंड। पहाड़िया विद्रोह के समय अंग्रेज प्रशासक थे अगस्टक क्लीवलैंड। क्लीवलैंड थे ये, अगस्टक क्लीवलैंड। अगस्टक क्लीवलैंड पहाड़िया विद्रोह में अंग्रेज प्रशासक थे। ताना भगत आंदोलन के बारे में। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी से स्वतंत्रता तक हुआ था ये ताना भगत आंदोलन। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता तक यह विद्रोह चलता रहा। बहुत लंबा विद्रोह था। तो पूछेगा ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1914 ईस्वी। प्रारंभिक नाम जो था ताना भगत आंदोलन का, वह था कुरुख धर्म। कुरुक्षेत्र था ना, उसी तरह कुरुख धर्म इसका प्रारंभिक नाम था, कुरुख धर्म। नेतृत्वकर्ता थे ताना भगत के जतरा भगत, जिसे जर्मन कैसर बाबा भी बोलते। जतरा भगत ताना भगत के नेता थे, प्रमुख नेता, नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, जर्मन कैसर बाबा भी बोला जाता है। और ताना भगत आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? धार्मिक एवं आर्थिक सुधार। धार्मिक एवं आर्थिक सुधार के लिए ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुई थी प्रारंभ। और इस ताना भगत आंदोलन का जो पहला नाम था, जो धार्मिक एवं आर्थिक सुधार के लिए प्रारंभ की गई थी, वह था कुरुख धर्म। कुरुख धर्म। और इसके नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत, जर्मन कैसर बाबा। और इस ताना भगत आंदोलन की जो प्रकृति थी, वह थी धार्मिक एवं आर्थिक सुधार करना। और बाद में ये गांधीवादी आंदोलन में मिल गया, सम्मिलित हो गया, समामेलन हो गया इसका। तो बोल सकते हैं कि गांधीवादी आंदोलन में समामेलन है इसका, ताना भगत आंदोलन का, गांधीवादी आंदोलन में समामेलन। अब बात करते हैं कोल विद्रोह की। कोल विद्रोह बिहार में 1831 से 32 में हुई थी, एक वर्ष के लिए। 1831 से 32 में यह क्षेत्र था छोटा नागपुर। कारण क्या था? कोल विद्रोह होने का कारण था चावल की शराब हांडिया पर उत्पादन शुल्क। जो हड़िया होता है ना, गाँव घर में हड़िया बोलते हैं, ये इस टाइप का होता है, ये हड़िया। तो चावल की शराब हड़िया जो है, उस पर उत्पादन शुल्क अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया। सिंगराई मानकी के अधिकार छीन लिया गया था छोटा नागपुर के जनजातियों से। छोटा नागपुर में जनजाति थे, तो उनसे सिंगराई मानकी के अधिकार भी छीन लिया गया था। और दीकुओं द्वारा शोषण, दीकू जो है ना, जनजाति बोलते थे अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों द्वारा शोषण जो था, ये मूल कारण था। दीकुओं द्वारा शोषण कोल विद्रोह का मूल कारण था ये। छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1831 से 32 ईस्वी में, 1831 से 32 ईस्वी में प्रारंभ हुआ कोल विद्रोह। कारण था कोल विद्रोह का चावल की शराब हड़िया पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था अंग्रेज, और सिंगराई मानकी के अधिकार भी छीन लिया था छोटा नागपुर के जनजातियों से, और शोषण भी किया जाता था। तो ये मेन कारण था इसका। और कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता था मेन, वो था बुद्धो भगत और गंगा नारायण। इनके नेता थे कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत और गंगा नारायण। बुद्धो भगत, गंगा नारायण कोल विद्रोह का नेतृत्व किए थे 1831 से 32 में छोटा नागपुर के एरिया में। और इनका मांग क्या था कि भैया चावल की शराब हड़िया पर जो उत्पादन शुल्क लगाया है उसे बंद करो, हटाओ। सिंगराई मानकी के अधिकार जो हमसे छीन लिए हो, हमको वापस करो, और मेरा शोषण करना बंद करो। ये बुद्धू भगत और गंगा नारायण का डिमांड था, ये नेतृत्व करता थे। डिमांड तो सभी का था, छोटा नागपुर के सभी जनजातियों का था मांग, लेकिन ये नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए नेता की मांगों को सुनते हैं लोग। लेकिन ये मांग जब भी उठाते हैं नेता, तो वो अपने जनता का ही मांग उठाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मांग था छोटा नागपुर के एरिया के जनजातियों का था। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ विनियमन रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विलिकिंसन किसोन साहब के द्वारा लगा दिया गया। अब विरोध तो किया, लेकिन इसने क्या किया कि एक विनियमन रेगुलेशन
ना एक्सचेंज रेगुलेशन का आरोपण जबरदस्ती थोप दिया ये रूल उस पर, विनियमन रेगुलेशन। और ये कैप्टन थॉमस विल्किंसन के द्वारा किया गया, जिसको किशोन साहब बोलते थे, छोटा नागपुर के लोग। किशोन साहब के द्वारा विनियमन रेगुलेशन का आरोपण कर दिया गया छोटा नागपुर के जनजातियों पर, और इस रेगुलेशन के द्वारा सब पर कर भी आरोपित कर दिया गया। कोई मांग माना नहीं, जबरदस्ती ये रेगुलेशन का आरोपण कर दिया गया। ये आरोपण कौन किया? ये ब्रिटिश के प्रशासक थे कैप्टन थॉमस विल्किंसन। कैप्टन थॉमस विल्किंसन, जिसे किशोन साहब भी कहा जाता था, कैप्टन थॉमस विल्किंसन के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे संथाल विद्रोह की। महत्वपूर्ण विद्रोह है यह 1855 से 56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बिहार के क्षेत्र में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धो, कान्हू, चांद तथा भैरव। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि यही नाम बार बार पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था, और जो विद्रोह हुआ था वो किस एरिया में हुआ था? यह एरिया था भागलपुर का राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी। संथाल विद्रोह क्षेत्र था दामिन एको, उसको दामिन एको बोलते हैं उस एरिया को। 1855 से 56 में हुआ था ये। दिकुओं द्वारा शोषण ये कारण था मेन। दिकू ये अंग्रेज को बोलते थे, संथाल जनजाति जो थे वो दिकू अंग्रेजों को बोलते थे, तो अंग्रेजों के द्वारा शोषण मेन कारण था, इनका शोषण किया जाता था। और उस समय का जो अंग्रेज प्रशासक थे, प्रमुख अंग्रेज प्रशासक, वो कैप्टन अलेक्जेंडर थे। जिस समय संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में, उस समय अंग्रेज का प्रमुख शासक था कैप्टन अलेक्जेंडर। ये अलेक्जेंडर सिकंदर नहीं, ये अलग है, ये अंग्रेज अलेक्जेंडर है। सिकंदर को भी अलेक्जेंडर बोला जाता था, लेकिन वो नहीं, ये नाम रख लेने से थोड़ी अलेक्जेंडर बन जाए, वो विश्व विजेता थे। तो हमें याद रखना है कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी के दौरान प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कैप्टन अलेक्जेंडर थे। और ठीक ये एक साल पहले जब हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में, ठीक उसके एक साल पहले ये शुरू हो गया था विद्रोह 1855 से 56 में, है ना, संथाल विद्रोह। और इसके नेतृत्व करता थे संथाल विद्रोह के सिद्धो, भगत, कान्हू, है ना, सिद्धो, कान्हू, चांद तथा भैरव, ये चारों थे। तो मेन थे सिद्धो और कान्हू। चांद तथा भैरव भी याद रखना है, हो सकता है बीपीएससी कहीं गेम कर दे, सिद्धो कान्हू को हटा ही दे, चांद तथा भैरव का ही ऑप्शन में नाम रखे। तो हमें याद रखना है चारों, सिद्धो, कान्हू, चांद तथा भैरव, ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। कारण था दिकुओं द्वारा शोषण। अच्छा, परिणाम क्या निकला इस संथाल विद्रोह का? संथाल विद्रोह का जो परिणाम निकला, दामिन एको का नाम परिवर्तन कर दिया गया, नया नाम संथाल परगना रख दिया गया। पहले जो क्षेत्र था दामिन एको, इसका नाम संथाल परगना रख दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस विद्रोह में बहुत सारे, लगभग 60,000 से अधिक जनजातियों की हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, मारे गए थे। संथाल जनजाति के लोग बहुत अधिक संख्या में मारे गए थे। लेकिन अंग्रेज शासकों ने कहा, प्रशासकों के द्वारा कहा गया कि जिस साहस से और वीरतापूर्ण इन्होंने लड़ाई की है बिना हथियार के, क्योंकि इनके पास तो तीर धनुष थे ना, मात्र ये तीर धनुष से लड़ाई कर रहे थे, और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार था। आधुनिक हथियार से, परंपरागत हथियारों के द्वारा लड़ाई किया तीर धनुष से, और अंग्रेजों को नाक को दम करके रख दिया। कहते हैं कि नाक को दम करके एकदम बेचैन बेचैन करके रख दिया। इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया संथाली लोग। तो अंग्रेजों को एहसास हुआ इनके इस घमासान युद्ध के बाद, इनके बलिदान के बाद, तो इनके सम्मान में अंग्रेजों ने दामिन एको का नाम परिवर्तित कर दिया और संथाल परगना नाम रख दिया। साथ ही साथ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 पारित भी कर दिया। सोच लीजिए, कहता है ना कि जब आप कोई भी काम शिद्दत से करते हैं, कठिनाइयां होती हैं, लेकिन वो चीज मिलती है। और शाहरुख खान का एक मूवी है ओम शांति ओम, उसका डायलॉग मुझे याद आ गया कि अगर आप किसी भी चीज को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, तो उसे मिलाने के लिए आपको पूरी कायनात मदद करती है ना। तो आप अगर पढ़ाई, अगर ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं शिद्दत के साथ, तो भरोसा रखिए
इस दुनिया की ये पूरी कायनात जो है ना, पूरी कायनात में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब आपकी मदद करेंगे। जो भी कुछ है इस कायनात में वो सब आपको अधिकारी बनाने में मदद करना शुरू कर देंगे। बस एक बार आप सोचना शुरू कीजिए। बस चलते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इसको रिवाइज करते हैं। हमने एंशिएंट और मिडाइवल पढ़ लिया है बिहार। अब हम लोग आधुनिक बिहार पढ़ रहे हैं। आधुनिक बिहार में हमने पढ़ा प्रमुख विद्रोह, नोनिया विद्रोह को पढ़ रहे हैं। पहला विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में हमने देखा कि नोनिया विद्रोह हुआ था 30 वर्षों तक, और इनका क्षेत्र था तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया। कारण था सोरा का व्यापार। नोनिया समुदाय के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। फिर हमने पढ़ा था तामर विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी में हुआ था, लगभग 43 वर्षों तक। छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, और छोटा नागपुर के क्षेत्र में कोल विद्रोह भी हुआ था, देख लीजिए। तो ये रणभूमि रहा है हमेशा से। जब तामर विद्रोह किया गया था छोटा नागपुर के क्षेत्र में, तो वो जो था उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था, और कारण था जमींदारों का विरोध किया था इन लोगों ने। जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था इनका। नेतृत्व करता थे तामर विद्रोह के विष्णु मुंडा, मौजी मुंडा, विष्णु मुंडा, मौजी मुंडा। फिर हमने पढ़ा वहाबी आंदोलन, और इसका प्रमुख केंद्र था पटना। प्रमुख नेता थे इसके विलायत अली, मौलवी विलायत अली खान, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन। और हमने पढ़ा वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक के बारे में, तो ये थे मोहम्मद अब्दुल वहाब, जो कि अरब के थे। भारत में जो संस्थापक थे वहाबी आंदोलन के वो थे सैयद अहमद बरेलवी, जो कि राय बरेली के थे, उत्तर प्रदेश के। फिर हमने पढ़ा लोटा विद्रोह जो 1856 ईस्वी में हुआ। स्थान था मुजफ्फरपुर जेल। कारण था जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना। फिर हमने पढ़ा पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1780 ईस्वी। स्थान था संथाल परगना। 1772 से 1780 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह हुई थी। संथाल परगना इसका स्थल था, स्थान था। नेतृत्व करता थे करिया पुलहर, करिया था, गोरा नहीं था ये नेतृत्व करता था करिया पुलहर चिंगरू संवरिया। ये संवरिया था, एगो करिया है एगो संवरिया है, याद रखिए। करिया संवरिया, हाय रे करिया बन गया संवरिया। करिया संवरिया पहाड़िया विद्रोह किया था 1772 से 80 में। याद ही हो गया होगा, आप तो भूलिएगा नहीं। करिया हो गया संवरिया, संवरिया है मेरा, संवरिया रे, बस अच्छा है, सॉन्ग भी है इसमें। तो संथाल परगना का नेतृत्व करता था करिया पुलहर और चिंगरू संवरिया। परिणाम था पहाड़ी सरदार और अंग्रेज को भी समझौता हो गया था, और अंग्रेज प्रशासक उस समय थे अगस्टक क्लीवलैंड। अगस्टक क्लीवलैंड पहाड़िया विद्रोह 1772 से 80 के बीच अंग्रेज प्रशासक थे। फिर हमने पढ़ा ताना भगत आंदोलन, और यह 1914 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता तक चला। प्रारंभिक नाम था इसका क्रूख धर्म। क्या नाम था? क्रूख धर्म। और नेतृत्व करता थे जतरा भगत जर्मन कैसर बाबा। जतरा भगत का उपनाम था जर्मन कैसर बाबा। और क्रूख धर्म प्रारंभिक नाम था इसका, क्योंकि यह धार्मिक और आर्थिक सुधार आंदोलन था। धर्म और आर्थिक सुधार के लिए यह आंदोलन किया गया था, इसलिए इसका नाम धर्म से जुड़ा हुआ है, क्रूख धर्म। बाद में गांधीवादी आंदोलन में समामिलन हो गया इसका, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। यह क्षेत्र था छोटा नागपुर का एरिया। कारण था चावल की शराब हरिया पर उत्पादन शुल्क लगा देना अंग्रेजों के द्वारा, सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाना, दीकुओं द्वारा शोषण। नेतृत्व करता थे कोल विद्रोह के बुद्धू भगत और गंगा नारायण। परिणाम क्या निकला? जबरदस्ती जो है विनियमन रेगुलेशन का आरोपण कर दिया। ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंसन थे, जिसे किशुन साहब भी कहते थे। विल्किंसन याद रखिए, थॉमस विल्किंसन ये कैप्टन थे, किशुन साहब। फिर हमने पढ़ा संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी। क्षेत्र था दामिन एक कोह, दामिन एक कोह। कारण था दिकुओं का शोषण, अंग्रेज के द्वारा शोषण किया जाता था संथाल जनजातियों का, इस क्षेत्र के जनजातियों का। और संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे सिद्धो, कान्हू, चांद तथा भैरव। इस समय जो प्रमुख अंग्रेज प्रशासक थे वो कैप्टन अलेक्जेंडर थे संथाल विद्रोह के समय। परिणाम क्या निकला? दामिन एक कोह का नाम परिवर्तित कर दिया गया, संथाल परगना नाम रख दिया गया। साथ में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860 लागू किया गया। हम लोग पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। बिहार में 1857 की क्रांति। रोहिणी विद्रोह, रोहिणी विद्रोह हुआ था देवघर जिला में, वर्तमान अब झारखंड है, उसका नाम रोहिणी ग्राम। सर्वप्रथम याद रखिए, सर्वप्रथम बिहार में जो 1857 का विद्रोह हुआ वो रोहिणी ग्राम में हुआ, जो कि देवघर जिला में पड़ता है और राज्य है झारखंड। देवघर जिला के रोहिणी ग्राम में, गांव है रोहिणी, वहां पर 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था बिहार में। देवघर उस समय बिहार का भाग था, इसीलिए बिहार के हिस्ट्री में इसको जोड़ा गया है।
अब यह क्षेत्र, देवघर का क्षेत्र, झारखंड राज्य में चला गया है, इसीलिए यहाँ पर वर्तमान झारखंड रेखा वाले। लेकिन जब 1857 में विद्रोह हुआ था उस समय देवघर बिहार में था, ओके, और इसका जो गांव था रोहिणी गांव, वहां पर यह विद्रोह हुआ था। अब देवघर झारखंड में है। किस समय हुआ था बिहार में? 12 जून 1857 को। 12 जून 1857 को यह विद्रोह हुआ था। सेना की 32वीं रेजिमेंट के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ कर दिया गया था। तो सेना की 32वीं रेजिमेंट ने बिहार में रोहिणी ग्राम में, देवघर जिला के रोहिणी ग्राम में, देवघर जिला के रोहिणी ग्राम में 12 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ कर दिया था सेना की 32वीं रेजिमेंट ने। उस समय अंग्रेज अधिकारी थे विलियम, जो कि पटना के कमिश्नर भी थे। मेजर जनरल लोआयट दानापुर सैन्य मुख्यालय के प्रमुख थे। इसको लॉयल भी लिखा होता है, लॉयल कहीं कहीं मिलता है, लोआयट बोलिए या लॉयल बोलिए। दानापुर सैन्य मुख्यालय का ये प्रमुख थे। और जब दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया था तो वहां पर इनकी हत्या भी कर दी गई थी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस अंग्रेज अधिकारी का 1857 ईस्वी में बिहार में हत्या कर दी गई थी? तो वो थे मेजर जनरल लॉयल या लॉयट। और पटना के कमिश्नर उस समय थे विलियम, लॉर्ड विलियम टेलर बोलते हैं। ये क्या है पूरा नाम? इसे विलियम करके याद रखें, अंग्रेज अधिकारी थे। पटना में जो विद्रोह हुआ था उसको जानते हैं। देखिए, पटना में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो था 3 जुलाई 1857। 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह हुआ था। नेतृत्व करता थे पटना में पीर अली। कौन थे? पीर अली। और उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे वो पटना के कमिश्नर थे टेलर। मैंने बोला था टेलर थे, विलियम टेलर ही नाम है पूरा पूरा, कमिश्नर पटना थे ये। तो पटना में विद्रोह हुआ 3 जुलाई 1857 को। नेतृत्व करता थे इसके पीर अली। और उस समय, जिस समय में 1857 का विद्रोह पटना में हुआ था, तो पटना के जो कमिश्नर थे वो थे टेलर। 1857 और बिहार के कुंवर सिंह, इनको जानते हैं। कुंवर सिंह जी के बारे में जानते हैं। ये जगदीशपुर के जमींदार थे, ये आरा में है, जगदीशपुर के जमींदार थे। इनकी जो प्रमुख विजय थी 1857 में, शाहबाद, आरा और आजमगढ़, इन्होंने जीत लिया था अंग्रेजों से और अपनी सरकार का वहां पर स्थापना भी कर दिया था। कभी ना हार मानने वाले ये विद्रोही नेता थे। इन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना। और समझ लीजिए कि 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और क्षेत्र को जीत भी लिया। शाहबाद, आरा, आजमगढ़, एकदम मर्दाधिराज थे। मृत्यु हो गई इनकी 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में इनकी मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? जब ये कहा जाता है कि फल्गु नदी पार कर रहे थे 23 अप्रैल को, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है इन पर हमला किया गया और इनके हाथ पे, बांह पे जो है वो घायल हो गए थे ये बुरी तरीके से। 3 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। अब हम लोग पढ़ते हैं मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, 1 साल, और काफी महत्वपूर्ण था। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ। नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। तो पूछ लेगा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी। और मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम भी पूछ लेगा। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? या पूछ लेगा उलगुलान विद्रोह का अन्य नाम क्या है? तो मुंडा विद्रोह। और इसका दूसरा नाम था महान हलचल। ये कभी पूछा नहीं गया है, हमेशा उलगुलान विद्रोह ही पूछते हैं, लेकिन कोई ठीक है एग्जामिनर का, कहीं पूछ ले महान हलचल विद्रोह कब हुआ था या महान हलचल विद्रोह का अन्य नाम क्या है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए उलगुलान विद्रोह। अच्छा, ये जो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में, इसका प्रमुख कारण क्या था? मेन कारण क्या था? तो इसका मेन कारण था सामूहिक खेती खुटकटी की परंपरा का दिकुओं द्वारा अतिक्रमण। दिकु जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ना, वो अंग्रेजों के लिए यूज हो रहा है। तो जो ये जनजाति थे, मुंडा जनजाति, ये लोग खुटकटी नाम का जो एक परंपरा था जहां पे सभी लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे, सामूहिक रूप से। और इस खेती पर, इस परंपरा पर जो है अंग्रेजों का अतिक्रमण हो गया, उसने हथिया लिया इस परंपरा। अंग्रेज जो है मुंडाओं को भगा दिया और उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, अतिक्रमण कर लिया इस परंपरा पर। कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए ये विद्रोह हो गया था, मुंडा विद्रोह।
नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। सैलर कैप पहाड़ी है, वहां पर अंग्रेजों से हार हो गई थी मुंडा विद्रोह में जनजातियों का। स्वाभाविक है, एक तरफ आधुनिक हथियार के साथ लड़ने वाला हो और एक तरफ आप तीर और धनुष से लड़िएगा तो जीत पाइएगा नहीं, क्योंकि आधुनिक हथियार कभी भी भारी पड़ेगा। लेकिन हिम्मत है, देखिए जब कहता है ना मरता क्या नहीं करता, ऐसे जब भूखे पेट मर रहे हैं तो अच्छा है कि पेट भर के मरे, कम ही दिन जिए लेकिन शान से जिए। तो सैलर कैप पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजित हुए थे मुंडा जनजाति उलगुलान विद्रोह में या मुंडा विद्रोह में। वो जगह कौन सा था जहां पर मुंडा विद्रोह हुआ था और ये लोग हार गए थे मुंडा लोग, तो वो थे सैलर कैप पहाड़ी। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो, मुंडा सैलर कैप देख के पराजित हो गया। मुंडा विद्रोह का मेन कारण था सामूहिक खेती, जिसको फूट कटी बोलते हैं। इस परंपरा का अतिक्रमण कर लिया गया था दीकुओं के द्वारा। अगर कुंवर सिंह जी के बारे में पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह में इन्होंने जो प्रमुख विजय प्राप्त की, कौन कौन सा एरिया इन्होंने जीत लिया था, तो हमारा आंसर होना चाहिए शाहबाद, आरा, आजमगढ़। बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में किसान आंदोलन को पढ़ते हैं और ये काफी चर्चित आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह 1917। एग्जाम में आना ही है बीपीएससी, बीपीएससी ने कसम खा रखा है, 2 क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है बीपीएससी। वो क्या है देखिए मैं बता देता हूँ। एक तो चंपारण सत्याग्रह का है, एकदम एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा बाबू वीर कुंवर सिंह से, 1857 वीर कुंवर सिंह से रहेगा, एकदम रहेगा ये। तीसरा गारंटी है किसान सभा, सजानंद सरस्वती या विद्यानंद सरस्वती या विद्यानंद जी, ये रहता ही है। और भी है जो रिपीटेशन होता है, लेकिन ये लोग जो है करते ही है। तो हम किसान आंदोलन की बात करें, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और इसके नेता थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था कि किसने बुलाया था? चंपारण में जो आमंत्रित किया था वो राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी जी को। कब आमंत्रित किया था? तो यह किया था 1916 में, जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था ना, लखनऊ अधिवेशन में ये गए हुए थे राजकुमार शुक्ल। वहां महात्मा गांधी जी से काफी ये प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि महामहिम हमारे एरिया में आइए, चंपारण में। वहां पर अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा कर रखा है, नील की खेती जो है करने के लिए बाध्य कर रखा है कि आपको कट्ठा में 3 मतलब 3 कठिया प्रथा बोला जाता है ना, 3/20 भाग पर आपको करना है खेती नील की। तो ये ज्यादती है किसानों के साथ, तो इसलिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी आए थे 1917 में और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और भारत में कहा जाता है सत्याग्रह का पहला प्रयोग है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया? तो 1917 में। कहाँ किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण में। कारण था इस विद्रोह का 3 कठिया प्रथा का विरोध। अब हम लोग पढ़ते हैं किसान सभा के बारे में। किसान सभा हुआ था 1922 से 23 में। ये प्रथम किसान सभा हुआ था 1922 से 23 में। यह स्थान था मुंगेर। मुंगेर स्थान था जहां पर 1922 से 23 में किसान सभा हुआ था। इसके अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर। यहाँ जुबैर हटा दिया गया है, जुबैर भी लिख दीजिए, खाली शाह मोहम्मद लिखा हुआ तो कंफ्यूजन हो जाएगा। शाह मोहम्मद जुबैर इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी। सचिव थे नंद कुमार सिंह। उपाध्यक्ष थे कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी प्रसाद। उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी प्रसाद किसान सभा के। सचिव जो थे इसके नंद कुमार सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए कहेगा मुंगेर में किसान सभा कब हुआ था? तो 1922 से 23 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। किसान सभा 1922 से 23 ईस्वी कहां पर हुआ था? मुंगेर में। या ऐसा भी होगा किसान सभा 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर। पूछ लेगा किसान सभा 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था, इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी चौधरी, याद रहेगा। पूछेगा किसान सभा 1922 से 23 ईस्वी स्थान मुंगेर में हुआ था, इनके सचिव कौन थे? सचिव नंद कुमार सिंह। तो किसान सभा 1922 से 23 ईस्वी के जो सचिव थे वो नंद कुमार सिंह थे। अब हम लोग बात करते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा की। देखिए दोनों में अंतर है, ये किसान सभा है सीधा सीधा, तो 1922 से 23। अब यहाँ पे
किसान सभा में बिहार प्रांतीय जुट गया है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो आंदोलन हुआ था, जो सभा हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। और किसान सभा सिर्फ अगर पूछा जाए तो 1922 से 23 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में यह सोनपुर मेला जहां है ना लगता है, वहां पर यह बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में यह हुआ था। और सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। देखिए यही चीज मिस्टेक हो जाता है कि श्री कृष्ण सिन्हा जो है, यहाँ पर जो किसान सभा हुआ है, यहाँ पर उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह थे यहाँ पर, और यहाँ पे श्री कृष्ण सिन्हा है ना। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसान सभा में जाकर सचिव बना दीजिए उन्हें, नहीं। किसान सभा में उपाध्यक्ष होंगे श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी चौधरी, और सचिव हो जाएंगे किसान सभा के नंद कुमार सिंह। लेकिन जब बात होगी बिहार प्रांतीय किसान सभा की, तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव हो जाएंगे श्री कृष्ण सिन्हा। सिंह और सिन्हा में आपको ध्यान रखना है, सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। और यह क्षेत्र था जो जहां आयोजन हुआ था सोनपुर मेला 1929। बात करते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन की। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन की, जो प्रथम सम्मेलन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, वो हुआ था सोनपुर में। सोनपुर जगह है जहां पर सोनपुर मेला लगता है। यह 1929 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। वहीं अगर बात दरभंगा की जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे एक बार गलती हो गया था इसलिए मैं याद रखता हूँ। दरभंगा में जो किसान सभा का सम्मेलन हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा का, उसके नेतृत्व करता थे विद्यानंद। विद्यानंद, ठीक है। द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था वर्ष 1934 में, 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद 1934 में गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष थे। और द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का, वो वर्ष 1934 में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1929 में हुआ था। उसके 5 साल बाद वर्ष 1934 में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसके अध्यक्ष जो थे द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के, वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। और स्थान था गया, गया में हुआ था ये। अब बात करते हैं तृतीय सम्मेलन की। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का तृतीय सम्मेलन जो है वो 1 साल बाद हुआ था, वर्ष 1935 में। तो याद रखना है 1929, 1934 और 1935। स्थान था हाजीपुर और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1929 और 1935 ये दोनों सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती याद रखना है, 2 एकदम इजी रहेगा। कौन कौन? 1929 और 1935। इस 2 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1929 में सोनपुर में हुआ था यह सम्मेलन और 1935 में हाजीपुर में हुआ था, हाजीपुर, याद रहेगा। और 1934 का जो है वो अध्यक्षता किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जी किए थे। और यह जो जगह था यह था गया, गया में हुआ था द्वितीय 1934 में, ठीक है। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा? बिहार की 1857 की क्रांति पढ़ा, जिसका रोहिणी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह स्थान था देवघर जिला, वर्तमान में झारखंड है ये। देवघर जिला का रोहिणी ग्राम में यह विद्रोह हुआ था। समय था 12 जून 1857। सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। उस समय अंग्रेज अधिकारी थे विलियम, पटना के कमिश्नर, और मेजर जनरल लॉयल या लॉयाइट बोलते हैं, ये दानापुर सैन्य के मुख्यालय के प्रमुख थे। पटना में 1857 का विद्रोह हुआ था 3 जुलाई 1857 को। उस समय अंग्रेज अधिकारी थे टेलर, जो कि पटना के कमिश्नर थे। और पटना में जो विद्रोह हुआ था उसकी नेतृत्व करता थे पीर अली। और कुंवर सिंह 1857 के बहुत ही प्रमुख नेता हैं बिहार के। और इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदीशपुर में। ये कभी ना हारने वाले विद्रोही नेता थे। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी में। नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। अन्य नाम था उलगुलान या महान हलचल। कारण था सामूहिक खेती, खुटकटी की परंपरा का दिगों द्वारा अतिक्रमण।
और सैलर कैप पहाड़ी जो है वहां पर अंग्रेजों से पराजय हो गई थी मुंडाओं की। मुंडा सैलर कैप पहाड़ी पर पराजित हो गया। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, तो इसको हम बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, मुंडा सैलर कैप पहाड़ी पर पराजित हो गया। बिहार में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन हुआ था वर्ष 1917 ईस्वी में। इसके नेता थे, प्रमुख नेता महात्मा गांधी। कारण था तिनकठिया प्रथा का विरोध। अब बात करते हैं किसान सभा 1922 से 23 की। स्थान था मुंगेर। अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर और इसके उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह व सिद्धेश्वरी चौधरी। सचिव थे नंद कुमार सिंह। फिर बात करते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा की, तो यह 1929 ईस्वी में सोनपुर में किया गया था आयोजन। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन जो हुए थे उनको यहाँ पे बताया गया है। प्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ था, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, वर्ष 1929। द्वितीय सम्मेलन हुआ था वर्ष 1934 में, 5 वर्ष बाद प्रथम सम्मेलन के, और यह स्थान था गया और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय सम्मेलन हुआ था वर्ष 1935 में और स्थान था हाजीपुर। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। 2 सम्मेलन जो था बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1929 और 1935, जहां पर अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और 1929 में जो जगह था, स्थान था बिहार प्रांतीय सम्मेलन किसान सभा आयोजन करने का, वो था सोनपुर, और 1935 में जो स्थान था वो था हाजीपुर वैशाली, और 1934 का स्थान था गया और उसके अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रहेगा।